अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया तो चंद एयरमैन ही थे जो पाकिस्तान एयर फोर्स के हिस्से में आए थे, क्योंकि रॉयल एयर फोर्स में ज़्यादातर हिंदू, सिख और ईसाई भर्ती थे और मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी, जबकि मुसलमान हवाबाज तो उंगलियों पर गिने जा सकते थे। तासुब का ये आलम था कि मुसलमानों को पायलट बनने के मौके से अक्सर महरूम रखा जाता था। रॉयल इंडियन एयर फोर्स में हिंदू हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि मुसलमानों को एयर फोर्स में दाखिल ना होने दिया जाए। एयर हेडक्वार्टर, ग्रुप हेडक्वार्टर, सिलेक्शन बोर्ड और भर्ती दफ्तर हिंदुओं के कब्ज़े में थे, और जैसे जैसे मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क की कोशिशें तेज़ होती गईं तो हिंदुओं में मोतसबाना रवैया भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि मुसलमान एयरमैन्स के जाली कोर्ट मार्शल करके जेलों में भिजवा दिया गया या कईयों को सर्विस से निकाल दिया गया। और जब मुस्लिम लीग मरकज़ की तमाम मुस्लिम नशिस्तों पर काबिज़ हो गई और हर सूबे में मुस्लिम लीग ने इंतखाबात जीत लिए तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स में मुसलमानों पर मज़ीद अरसा हयात तंग कर दिया गया। 1946 के आखिर में मुसलमान एयरमैन इस हद तक परेशान हो गए कि एक वफ़द दिल्ली में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिला और उन्हें इंडियन एयर फोर्स में मुसलमान हवाबाजों और ग्राउंड क्रू की हालत ज़ार सुनाई। मुसलमान लड़कों ने कहा कि हम इस कदर तंग आ चुके हैं कि बेशतर मुसलमान रिलीज़ लेकर रॉयल इंडियन एयर फोर्स से निकलना चाहते हैं। कायदे आज़म ने कमाल खुद एतमादी से जवाब दिया कि तमाम मुसलमान हवाबाजों और दीगर स्टाफ से कह दो कि ख्वाह कुछ भी हो जाए तो एयर फोर्स से ना निकलें। पाकिस्तान बहुत जल्द बनने वाला है। पाकिस्तान को मजबूत एयर फोर्स की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान एयर फोर्स की बुनियाद तुम ही ने रखनी है। हिंदू और अंग्रेज़ों की सख्तियाँ बर्दाश्त करो, तुम बहुत जल्द आज़ाद होने वाले हो। हिंदू लीडरों को पाकिस्तान बनता नज़र आ गया था, इसलिए वो रॉयल इंडियन एयर फोर्स से, जो दरअसल अंग्रेज़ का फ़ज़ाई बेड़ा था, मुसलमानों को निकालना चाहते थे ताकि पाकिस्तान बने तो इसकी एयर फोर्स के लिए बुनियादी स्टाफ ही ना हो। भारत की पाकिस्तान से दुश्मनी की बदतरीन और शर्मनाक मिसालें पाक फ़ज़ाइया के इब्तदाई और कठिन तरीन बाब में हमेशा याद रखी जाएंगी। जब पाकिस्तान बना तो कागज़ी तौर पर हमारे हिस्से में 2332 एहलकार, 24 टेम्पेस्ट, 2 फाइटर बॉम्बर, 16 हाकर टाइफून, 2 HP-57, 2 आस्टर, 12 हार्वर्ड ट्रेनर और 10 टाइगर मॉथ ट्रेनर एयरक्राफ्ट आने थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमें 24 टेम्पेस्ट के बजाय 16 दिए गए। हाकर टाइफून तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया, ना HP-57 दिया गया और ना आस्टर दिया गया। कुल मिलाकर 1947 में हमारे पास 16 टेम्पेस्ट, एक आध स्पिटफायर और कुछ ट्रेनर जहाज़ थे, और ये सारे त्यारे भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एरिया से इकट्ठे करने पड़े, और इन त्यारों की देखभाल के लिए भी ज़मीनी स्टाफ नाकाफ़ी था। हिंदू, सिख और भारतीय ईसाई पाकिस्तान बनते ही भारत जाने लगे थे, और ये एयरमैन जाते जाते स्टोरों से सामान निकाल कर साथ ले गए, और यहाँ तक कि त्यारों के स्पेयर पार्ट्स भी निकाल कर साथ ले गए। चकलाला में बम्बार त्यारों के नए इंजन पड़े थे जो बरतानवी फ़ज़ाइया छोड़ गई थी। जाहिर है ये पाकिस्तान के थे, लेकिन हिंदू अफसरों ने जाते जाते ये इंजन कबाड़ियों के हाथ बेच डाले या बाज़ को बिल्कुल बर्बाद कर गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के वायरलेस सिस्टम को भी वो नाकारा कर गए थे। वो मुसलमान पायलट्स जिन्हें पाकिस्तान आना था वो भी भारत के हवाई अड्डों पर बिखरे हुए थे, लेकिन जिस तरह मुसलमानों का खून बहाया जा रहा था, ऐसे हालात में किसी भी मुसलमान हवाबाज के पाकिस्तान आ जाने की तवक्के कम ही थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान को एक नई फ़ज़ाइया की बुनियाद रखनी थी, लेकिन बुनियाद रखते कैसे? अपने पास ना कोई फ़्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल था, ना कोई टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, ना अभी तक कोई तरबियती त्यारा मिला था और ना कोई इंस्ट्रक्टर था। बरसगीर में परवाज़ के 2 तरबियती मरकज़ थे और दोनों मरकज़ भारत के हिस्से में आ गए। इब्तदाई परवाज़ के लिए जोधपुर और आला परवाज़ के लिए अम्बाला, और इन दोनों मरकज़ों में ट्रेनिंग के लिए तमाम तर जदीद लवाज़मात और इंस्ट्रक्टर मौजूद थे। भारत को दरअसल बनी बनाई एयर फोर्स मिल गई थी। तरबियती मरकज़ से लेकर मुनज़्ज़म लड़ाका स्क्वाड्रन तक भारत की एयर फोर्स मुकम्मल थी। पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत ना होने के बराबर थी। 15-20 त्यारे कोई ताकत नहीं होती। जो साजो सामान पाकिस्तान के हिस्से में आया था वो अभी तक भारत में पड़ा था। ये भारत सरकार ने रोक लिया था।
یہ سب کچھ سردار پٹیل کے اس بیان کے مطابق ہو رہا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بننے ہی نہیں دیں گے، اور عسکری لحاظ سے ہم اسے اس قدر نہتا رکھیں گے کہ بھارت کا ایک وار بھی نہیں سہ سکے گا اور دوبارہ ہندوستان کا حصہ بن جائے گا۔ ایک روز کمزور پاک فضائیہ کو خبر ملی کہ پاکستان کے حصے کا بہت سارا ایمونیشن بھارت سے آ رہا ہے۔ ہمارے حصے میں چھوٹے ایمونیشن کے علاوہ راکٹ اور طیاروں کی مشین گنوں کا ایمونیشن بھی تھا، لیکن جب یہ ایمونیشن پاک فضائیہ کے پاس پہنچا تو بہت سے بکسوں اور پیٹیوں سے صرف پتھر نکلے۔ پھر ایک روز پاک فضائیہ کو خوشخبری ملی کہ پاک فضائیہ کے حصے میں 8 ٹائیگر موتھ طیارے آئے ہیں جو جودھ پور کے ہوائی اڈے پر کھڑے ہیں۔ انڈین ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر نے پاک فضائیہ کو اطلاع دی کہ اپنے طیارے جودھ پور سے لے جاؤ۔ ٹائیگر موتھ 2 پروں والا وہ طیارہ ہے جو پہلی جنگ عظیم سے ذرا پہلے ایجاد ہوا تھا۔ اس کی پرواز ہوا اور موسم کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ مخالف سمت سے ہوا کا تیز جھونکا آ جائے تو ٹائیگر موتھ ہوا میں معلق رہ جاتا ہے اور ڈگمگانے لگتا ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ قدیم طیارے ابتدائی تربیت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ابتدائی تربیت کا مرکز جودھ پور میں تھا، چنانچہ یہ طیارے بھی وہیں تھے۔ انڈین ایئر فورس کا یہ کہنا کہ اپنے ٹائیگر موتھ جودھ پور سے لے جاؤ دراصل مطلب یہ رکھتا تھا کہ انہیں جودھ پور میں ہی پڑا رہنے دو، اتنی دور اڑا کر کیسے لے جا سکو گے۔ ٹائیگر موتھ کی انتہائی رفتار موافق اور پرسکون موسم میں 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر موسم کے تیور بدل جائیں تو اسے اتار لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اڑان بمشکل 100 میل تک ہوتی ہے۔ ان 8 ٹائیگر موتھ طیاروں کو جودھ پور سے ہزاروں میل دور رسال پور لانا تھا۔ پاک فضائیہ کے پاس ابھی اتنے پائلٹس بھی نہیں پہنچے تھے جو انہیں جا کر اڑا لاتے۔ مسلمان پائلٹس ابھی بھارت میں بکھرے ہوئے تھے۔ انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے ساتھ عملی مذاق کیا تھا، لیکن پاک فضائیہ کو تربیت دینے کے لیے ان طیاروں کی اشد ضرورت تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ طیارے بھارت کو بخش دیے جاتے۔ آخر پاک فضائیہ نے انتہائی خطرناک فیصلہ کیا، جس کے تحت پاک فضائیہ کا ایک ڈکوٹا جو کہ مسافر بردار طیارہ ہے، فلائنگ آفیسر کے عہدے کے 2 ہوا بازوں اور زمینی عملے کے 2 آدمیوں کو لے کر جودھ پور پہنچ گیا۔ وہاں چند ایک مسلمان کیڈٹ یعنی زیر تربیت ہوا باز تھے جنہیں پاکستان آنا تھا۔ ان کی تربیتی پرواز مجموعی طور پر ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ابھی بمشکل کنٹرول تھامنا سیکھا تھا۔ کراس کنٹری اڑانے تو ابھی بہت بعد کی بات تھی۔ ان کی حالت ان بچوں کی سی تھی جنہوں نے ابھی کھڑے ہونا سیکھا ہو لیکن ان سے دوڑنے کی توقع رکھی جائے، کوئی اور صورت نہیں تھی۔ انہی شاہین بچوں کو ٹائیگر موتھ کی ہزاروں میل کی مسلسل پرواز کا انتہائی نازک اور پرخطر فرض سونپ دیا گیا۔ 2 طیاروں کو دونوں فلائنگ افسروں نے سنبھال لیا اور باقی 6 میں ایک ایک کیڈٹ بیٹھ گیا۔ ڈکوٹے میں پیٹرول کے چند کنستر رکھ لیے گئے۔ بھارت والوں کا فرض تھا کہ ان طیاروں کو جگہ جگہ پیٹرول مہیا کرتے، لیکن انہوں نے عداوت کی ایسی مکروہ فضا پیدا کر رکھی تھی کہ جب ہمارے ہوا باز ڈکوٹا لے کر جودھ پور پہنچے تو ہندو انہیں نہ صرف گھور گھور کر دیکھتے تھے بلکہ انہیں ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی گریز کرتے تھے۔ ان حالات میں ایک ڈکوٹا اور 8 ٹائیگر موتھ کا فضائی قافلہ جودھ پور سے روانہ ہو گیا۔ ڈکوٹا طیارے کی رفتار ٹائیگر موتھ سے کئی گنا تیز ہوتی ہے، بھلا وہ ان چھوٹے چھوٹے طیاروں کا ساتھ کس طرح دیتا؟ چنانچہ ڈکوٹا ان کے اوپر چکر کاٹ کاٹ کر ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ نیچے بھارتی ہوا باز یقیناً ہنس رہے ہوں گے اور اس خبر کا انتظار بے تابی سے کر رہے ہوں گے 8 ٹائیگر موتھ راستے میں ہی تباہ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ ہنستے تھے تو حق بجانب تھے۔ انہوں نے ان طیاروں کی تباہی کا سامان کر رکھا تھا، جس کا انکشاف راستے میں اس طرح ہوا کہ فضا میں ایک ٹائیگر موتھ کا انجن بند ہو گیا۔ کیڈٹ طیارے کو بند انجن سے ہی گلائیڈ کر کے اتار لایا۔ خوش قسمتی سے نیچے ہموار علاقہ تھا، جنگل یا پہاڑ نہیں تھے۔ پیٹرول ڈکوٹے میں تھا لیکن یہ جگہ ڈکوٹے جیسے بڑے طیارے کے اترنے کے لیے موزوں نہیں تھی۔ پھر بھی ہوا بازوں نے خطرہ مول لیا اور ڈکوٹے کو اتار لائے۔ جب ٹائیگر موتھ میں پیٹرول بھرنے لگے تو دیکھا کہ ٹینکی میں پیٹرول تو ہے لیکن رکا ہوا ہے، کیونکہ ہندوؤں نے ٹینکی میں چینی ڈال دی تھی۔ چینی ایسی چیز ہے جو پیٹرول میں حل نہیں ہوتی اور نالیوں کو بند کر دیتی ہے۔ گراؤنڈ کریو ساتھ تھے، انہوں نے ٹینکی صاف کر دی اور پیٹرول ڈال کر طیارے کو اڑایا گیا۔ اس دوران دوسرے ٹائیگر موتھ آگے نکل گئے۔ ذرا آگے جا کر ایک اور ٹائیگر موتھ کا انجن بند ہو گیا، اسے بھی بند انجن سے محفوظ اتار لیا گیا۔ دیکھا تو اس کی ٹینکی میں ریت پڑی ہوئی تھی۔
कोशिश के बावजूद टैंकी से रेत ना निकाली जा सकी। बहुत सी रेत नालियों में भी चली गई थी। त्यारा बेकार था, चुनाचे इसे भारत के इलाके में फेंक दिया गया और इसका कैडेट हवाबाज डकोटा त्यारे में बैठ गया। अब 7 टाइगर मॉथ रह गए जो डकोटा के नीचे झूमते, डोलते, डगमगाते उड़े जा रहे थे। राजपूताना के ऊपर का सफ़र कठिन और ख़तरनाक था। नीचे रेगिजार था जहां त्यारा उतर तो सकता था लेकिन वहां से उठ ना सकता था क्योंकि पहिए रेत में धंस जाते हैं और त्यारा रफ्तार नहीं पकड़ सकता। वहां टाइगर मॉथ का बारी बारी पेट्रोल ख़त्म हुआ और उन्हें नीचे उतारा गया। डकोटा जैसे वजनी और बड़े त्यारे को उतरने के लिए ये जगह बिल्कुल मौजू नहीं थी। चुनाचे डकोटा को ऐसी जगह उतारा गया जो टाइगर मॉथ त्यारों से बहुत दूर थी। डकोटा के हवाबाज, कैडेट और ग्राउंड क्रू कनस्तर उठाकर पैदल टाइगर मॉथ त्यारों तक पहुंचे, पेट्रोल डाला और इन्हें बसीदे दिक्कत रेगिस्तान से उड़ाया गया। मशरकी पंजाब के ऊपर से उड़कर आना और ज़्यादा ख़तरनाक था क्योंकि नीचे हिंदू और सिख मुसलमानों के कत्लेआम में मसरूफ़ थे। वहाँ त्यारों को पेट्रोल के लिए उतारना खुदकुशी करने वाली बात थी। चुनाचे त्यारे सिंध के ऊपर से और मियांवाली की तरफ से रिसालपुर पहुँचाए गए, लेकिन 2 टाइगर मॉथ रास्ते ही में फेंकने पड़े। भारतीयों की चीनी और रेत काम कर गई थी। चंद दिनों में भारत से तमाम मुसलमान हवाबाज पाकिस्तान पहुँच गए। उनकी तादाद कलील थी। उन्हीं के कंधों पर प्रवास के तरबियती स्कूल का बोझ डाल दिया गया। जिस रोज़ ये 6 टाइगर मॉथ रिसालपुर पहुँचे, उसके तीसरे ही रोज़ रिसालपुर ही में प्रवास की बाकायदा ट्रेनिंग की इब्तदा कर दी गई। एयर मार्शल असगर खान जो उस वक्त विंग कमांडर थे, इस स्कूल के पहले कमांडेंट बने और एयर कमोडोर यूसुफ जो उस वक्त स्क्वाड्रन लीडर थे, पहले चीफ इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए। इतने में मशरकी और मगरबी पाकिस्तान से हवाबाजी के लिए नौजवान भर्ती होने के लिए आने लगे, जिनके इंतखाब के लिए सिलेक्शन बोर्ड कायम कर दिया गया। दोस्तों, आज बहुत कम लोगों को इल्म है कि पाक फ़ज़ाइया के कारिंदों ने अपनी फ़ज़ाइया का इब्तदाई ढांचा कबाड़ खाने से तैयार किया था। वतन के इन अवलीन आशिकों के पास सिवाय जज्बे हुब्बल वतनी के और कुछ ना था। एयरमैन अनायतुल्लाह लिखते हैं कि मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकूँगा कि हम अक्सर साल्वेज डंप में स्पेयर पार्ट्स ढूंढते रहते थे। ये जुमला हमारा नारा बन गया था, कहीं नट या बोल्ट पड़ा मिल जाए तो उठाकर स्टोर में जमा करा दो। एक बार पता चला कि चकलाला के हवाई अड्डे में त्यारों के कुछ स्पेयर पार्ट्स और बाज़ हिस्से बेकार पड़े हैं। 2-3 ग्राउंड क्रू अपने खर्चे पर चकलाला गए और कई काम की चीज़ें हवाई अड्डे के कबाड़ खाने से उठा लाए। ऐसी मिसालें बहुत हैं कि ग्राउंड क्रू ने बेकार त्यारों को कबाड़ खाने से उठाकर उड़ने के काबिल बना दिया था। यही जज्बा था जिसने पाक फ़ज़ाइया की बुनियादों को तक़वियत दी और थोड़े ही अरसे में पाकिस्तान एयर फोर्स इस काबिल हो गई कि अपनी सरहदों की हिफाजत कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।